वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से अनुभाग 1 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं पढ़ेंगे आप लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब आपके तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न भी। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट देकर अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं क्लास 12 अनुभाग 1 चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, तत्पश्चात संस्था का नाम। पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट बृहद्रथ? तो इसका राइट आंसर है सम्राट अशोक। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको अभिलेख किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, तो आप इसको राइट डाउन करिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख। अब अभिलेख किसको कहते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अब अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, ताम्र अभिलेख, शिला अभिलेख, स्तंभ अभिलेख आदि होते हैं। ओके, तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो थे वो सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक मगध का एक महान शासक माना जाता है जो मगध के राज सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व शासक बना था। अपने पिता की मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु के बाद में शासक बना था, किंतु वास्तविक शक्ति 269 ईसा पूर्व जब उसका राज्याभिषेक हुआ उसके बाद वह वास्तविक रूप से शासक बना। बिंदुसार जो अभी बताया मैंने सम्राट अशोक के पिता थे जो 298 ईसा पूर्व शासक बने थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो ऑप्शन दे रखा था आपको, ये 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ जो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, और इनको सत्ता तक पहुंचाने में अपना कौटिल्य का, है ना, या चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सम्राट बृहद्रथ। अब सम्राट बृहद्रथ जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ये भी आपके वस्तुनिष्ठ में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूभाग को क्या कहा जाता था? अग्रभाग, अग्रभूमि, अग्रहार या अग्रदान? तो राइट आंसर है अग्रहार। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं अग्रहार। प्राचीन भारत में भूमि दान राजाओं की ओर से धार्मिक संस्था ब्राह्मणों को दी जाती थी। ओके, प्राचीन भारत में जो भूमि दान जो होता था वह राजाओं की ओर से धार्मिक संस्था ब्राह्मणों को दी जाती थी। इस प्रकार दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहते हैं और इसी भूमि को चतुर्वेदीय मंगलम भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र या अभिलेखन साहित्य? तो इसका राइट आंसर है पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी कहा जाता है। ओके, और एक और ऑप्शन दे रखा था आपको मुद्रा शास्त्र, तो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ओके, यह भी आपका वस्तुनिष्ठ अलग से आ सकता है। एक और ऑप्शन था आपका पुरालिपि शास्त्र, तो अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र अर्थात पैलियोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, आप इसको भी राइट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैगस्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, कल्पसूत्र या महावंश और दीपवंश? यहां पर मैं आपको बता दूं, मैगस्थनीज जो थे, यह मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और यह एक यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका।
इंडिका जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस ग्रंथ में उसने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन, राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का गहन विवरण लिखा है, जिससे मौर्य काल के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी मिलती है। यहां पर जो आपको आंसर बता रखा है, यह आपका एक और क्वेश्चन भी यहां पर तैयार हो सकता है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की, ये क्लियर हो गया, मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, इंडिका। इंडिका में किसका वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन है। अब यहां पर आपका एक नया प्रश्न बन सकता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस साधन कौन कौन से हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ये जो कुछ बुक्स के नाम बता रखे हैं, कुछ ग्रंथों के नाम बता रखे हैं, उन ग्रंथों में मौर्य वंश के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो आप पहला पॉइंट मेगास्थनीज का बना सकते हैं। दूसरा, एक और ऑप्शन था आपका मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम ग्रंथों से भी हमें मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार दो ऑप्शन और थे आपके, कल्पसूत्र। तो जैन ग्रंथों में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, हरिशयन द्वारा रचित व्रत कथाकोश ग्रंथों से भी मौर्य वंश के इतिहास जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक और ऑप्शन था आपका महावंश और दीपवंश। महावंश और दीपवंश आदि बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश के इतिहास और संस्कृति को जानने में हमें महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उक्त सभी साहित्य से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो जानकारी मिलेगी सही, मौर्य वंश के और भी जो शासक थे उन सब की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तैयार हो गया है। आप इसको अलग अलग बिंदु वाइज भी बना सकते हैं, है ना, जैन साहित्य से, बौद्ध साहित्य से, और यूनानी राजदूत से या यूनानी यात्रा वृत्तांत से हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार आपका एक और नया प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं, निष्क, मुहर, आहत या रुपया। तो राइट आंसर है आहत। अब मुद्रा की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए, मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ओके, भारत में सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वह आहत सिक्के कहलाते हैं। ओके, इन्हें विभिन्न श्रेणी के राज्य प्रशासक अपने चिन्ह अंकित करके चलाते थे, अतः यह पंचमार्क भी कहलाते थे। यहां पर एक और बात याद रखिएगा, यह पंचमार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। यदि एग्जाम में पंचमार्क ऑप्शन आता है तो आप याद रखिएगा पंचमार्क भी इन सिक्कों को कहा जाता है। सामान्यतः चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही इस प्रकार के सिक्के ढाले जाने लगे और चलाए जाने लगे। यह आहत सिक्के समस्त भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थलों से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। जहां जहां पर पुरातत्वविदों ने उत्खनन कार्य करवाया वहां पर इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहां पर एक और ऑप्शन था आपका निष्क। अब निष्क भी आपको पता होना चाहिए, निष्क अर्थात सोने के सिक्के को कहा जाता है। निष्क मतलब सोना। तो ऐसे सोने के जो सिक्के थे उनका सर्वप्रथम प्रचलन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा करवाया गया था। ओके, ये आगे और भी प्रश्न आएगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है चाणक्य कौन, तो आप लिख सकते हैं चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, जो इतिहास में कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चाणक्य तक्षशिला के रहने वाले एक ब्राह्मण थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का विशिष्ट योगदान है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजा बनाया था तो उसमें चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। इसके बारे में आप बुक में अध्ययन कर सकते हैं। ओके, यह था चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र, जो प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। ओके, और यहाँ पर चाणक्य कौन, उसका भी आंसर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, एक ऑप्शन था आपका नारायण पंडित। तो नारायण पंडित जो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित जी ने की थी। अब हितोपदेश जहाँ पर आपको नैतिक शिक्षा से संबंधित, आपको बौद्ध कथा से संबंधित कथाएं यहाँ पर बता रखी है जो नारायण पंडित द्वारा रचित है। एक और ऑप्शन था आपका विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। यहाँ पर विष्णुगुप्त लिखा है, आप इसको विष्णु शर्मा कर लीजिएगा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं और यह मगध के राज सिंहासन पर आसीन होने वाले प्रसिद्ध शासक थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे ये भी यहाँ बता दिया गया है। ओके, अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यह एक या एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आप निबंधात्मक प्रश्न भी आपके तैयार होंगे। यहाँ पर जो बिंदु बताए गए हैं यह आपके पॉइंट्स बन जाएंगे और आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। वर्णित काल मतलब हमने जब लेसन शुरू किया था उस समय 600 समय बताया गया था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समय है उसका अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। तो इस वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए, मतलब कृषि में किन किन तरीकों का प्रयोग किया गया और क्या क्या परिवर्तन आए, ये यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका पहला बिंदु है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हल का प्रयोग कृषि उपज के लिए किया जाने लगा। बिल्कुल राइट है, हल का प्रयोग। अब आप सब जानते हैं हल के बारे में, है ना, लकड़ी का हत्ता टाइप आगे लगा रहता है और पीछे लोहे का फाल लगा रहता है। उससे भूमि को बहुत अच्छी तरीके से जोता जा सकता है और बुआई की जा सकती है उसके माध्यम से। दूसरा ऑप्शन था आपका, गंगा की घाटी में धान की रोपाई का प्रचलन प्रारंभ होने से कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि प्रारंभ होने लगी। बिल्कुल, जो गंगा की घाटी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर धान की रोपाई की जाने लगी, वहां पर भी फसल उगाई जाने लगी। ओके, लेकिन इसमें परिश्रम बहुत लगता था। तीसरा ऑप्शन है आपका, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले किसान कृषि के लिए कुदाल का उपयोग करने लगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, हल का भी प्रयोग किया जाने लगा था और कुछ समय बाद जो पूर्वोत्तर तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्र थे, है ना, जहां ऊबड़ खाबड़ जगह पर्वतीय क्षेत्र थे, वहां पर कुदाल का उपयोग किया जाना था क्योंकि वहां पर हल का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। तो वहां पर कुदाल जो एक छोटा सा रूप है जिसे हम फावड़ा भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, तो फावड़ा थोड़ा चौड़ा होता है लेकिन कुदाल थोड़ी सी सकरी होती है ना, उस पर भी पीछे लकड़ी का ये रहता है हत्ता और आगे लोहे का फाल लगा हुआ रहता है। आप सब जानते ही इस चीज को। तो कुदाल का उपयोग करने लगे क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए कुदाल हल की अपेक्षा अधिक उपयोगी थे। बिल्कुल, यह भी सही बिंदु है आपका। चौथा बिंदु बता रखा है आपको, वर्णित काल में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था की जाने लगी। ओके, सिंचाई की कृत्रिम साधनों की व्यवस्था की जाने लगी। सिंचाई के कृत्रिम साधनों में किसका उपयोग करते थे? कुओं, तालाबों और नहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। इनका वह प्रयोग करने लगे थे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। तो यह कृषि में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे जो यहां पर आपको बताए गए हैं, जो सभी बिंदु सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक का धम्म प्रजाहित की भावना का प्रतिबिंब था, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो प्रश्न है आपका कई प्रकार से आ सकता है। सम्राट अशोक का धम्म प्रजाहित की भावना का प्रतिबिंब था, या सम्राट अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य के तहत कौन कौन से कार्य किए, है ना। तो भी एक वही प्रश्न आप लिख सकते हैं। पहला बिंदु है आपका, यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। अब यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं, सम्राट अशोक का धम्म। अब धम्म क्या होता है, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। धम्म, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। ओके, तो ये धम्म की परिभाषा हो गई। अब इस अशोक का धम्म प्रजाहित की भावना का प्रतिबिंब था, इसमें आप लिख सकते हैं यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। दूसरा बिंदु है आपका, माता पिता गुरु व बड़े बुजुर्गों का उचित आदर करना अनिवार्य। बिल्कुल, उसने बहुत जोर दिया है। सम्राट अशोक ने धम्म में यह बताया गया है कि माता पिता गुरु व बड़े बुजुर्गों का हमें उचित आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मित्र पड़ोसी और जाति संबंधियों के साथ सम्यक व्यवहार करना भी धम्म का मुख्य सिद्धांत था। अब मित्र पड़ोसी और जाति संबंधियों के साथ आपको सम्यक व्यवहार, एक जैसा व्यवहार करना बहुत जरूरी है। ओके, सम्राट अशोक का धम्म मानव मात्र के कल्याण तक ही सीमित न था, वह तो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना चाहता था। इसलिए उसने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए। अब यहाँ पर लोक कल्याणकारी कार्य लिखे हुए नहीं है क्योंकि आपका बिंदु बहुत बड़ा हो जाता, तो यह आप अपने बुक में देख सकते हैं और निश्चित ही आप जब एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सम्राट अशोक ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए थे वह छायादार वृक्ष लगवाए थे, वृक्षों जो सड़क के आसपास छायादार वृक्ष लगवाए थे, उसने कई प्रकार अस्पताल बनवाए थे, जानवरों तक के लिए उसने अस्पताल का निर्माण करवाया था, कई प्रकार की धर्मशालाओं का निर्माण भी उसने करवाया था। इस प्रकार कई लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। नेक्स्ट बिंदु था आपका, सम्राट अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया उसका स्वयं अपने जीवन में व्यवहार किया और अपने उत्तराधिकारी को भी इसी धम्म के अनुसरण करने की सम्मति दी। बिल्कुल, सम्राट अशोक ने जिस धम्म का प्रचार प्रसार कर रहा था पहले तो उसने स्वयं अपने जीवन में इसका व्यवहार किया, है ना, युद्ध नीति को त्याग दिया था, धम्म नीति को अपना लिया था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और लोक कल्याणकारी कार्य अपनी जनता के लिए उसने
किए थे। तो उसने जो धम्म में सिद्धांत थे वो सभी सिद्धांत अपने व्यवहार में लाया और अपने उत्तराधिकारी को भी इसी धम्म के अनुसरण करने की सम्मति दी। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं आपके सभी बिंदु राइट हैं। सम्राट, अब यहाँ पर आपको जो अभी धम्म मैंने आपको ओरल बताया था वो यहाँ पर रिटर्न में लिखा हुआ है, आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों के बारे में आप क्या जानते हैं? या तो प्रश्न इस प्रकार आ जाएगा, या मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, है ना। दोनों प्रश्न एक ही है, अभिलक्षण आए तो भी आपको वही लिखना है विशेषताएं, या विशेषता लिखा हुआ है तो वही अभिलक्षण जो आपने तैयार किया है वही लिखना है। पहला बिंदु आपको बता रखा है केंद्रीय प्रशासन। अब मौर्य काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, अतः शासन का प्रधान राजा होता था और राजा को उसके शासन कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। यहाँ पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन को डैश करके भी आप लिख सकते हैं। ये बिंदु बिल्कुल सही है। अब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? आज जो राजा है कल उसका बेटा राजा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यह व्यवस्था चलती रहती है। ओके, तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। राजा सर्वोपरि होता है इसमें, ठीक है। दूसरा बिंदु है आपका प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। इतने बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को 6 प्रांतों में बांट दिया गया था। अब जो प्रांत थे उन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखा हुआ है तो आप ये जरूर याद रखिएगा। और अलग अलग प्रांतों में क्यों बांट दिया गया? क्योंकि साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह क्या होती थी? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है आपका न्याय प्रशासन। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित और उच्च कोटि की थी। मौर्य काल में सभी को समान रूप से न्याय दिया जाता था, है ना। न्याय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। एक और बिंदु है आपका राजस्व प्रशासन, ये भी सही है। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो साधारणतः पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भी राज्य की आय के साधन थे, जो चुंगी कर, जो व्यापार होता था उन पर चुंगी कर या उन पर भी टैक्स लगाकर वसूल किया जाता था। इस प्रकार आपने देखा मौर्य काल के प्रमुख अभिलक्षण या मौर्य काल के प्रमुख विशेषताएं। तो उक्त सभी बिंदु सही आप फीडबैक में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया गया है जो इसी से संबंधित है, जो आपका प्रश्न बन सकता है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के अनेक तत्वों की झलक मिलती है, इस कथन को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर बतलाया गया है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख केंद्रों पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली और कौशाम्बी आदि का उल्लेख कई बार किया गया है। ओके, यहाँ पर उज्जैन की जगह अवंतिका लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, कोई दिक्कत नहीं, अवंती को ही उज्जैन भी कहा जाता है। तो तोशाली और कौशाम्बी आदि का उल्लेख कई बार किया गया है। कलिंग अभिलेख से ज्ञात होता है कि तोशाली और उज्जैन के शासन अध्यक्ष को कुमार कहा जाता है ना। जहां जहां उज्जैन लिखा है आप अवंती पढ़ लीजिएगा उसको। ओके, अशोक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना था। अब जब अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया था तो उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने कई सारे कार्य किए थे। उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य था धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म महामात्रों का कार्य क्या था? प्रजा में शुद्धि, नैतिक जीवन का प्रचार तथा उसका नैतिक एवं भौतिक स्तर ऊंचा करना था। ये महामात्रों का कार्य था। अशोक ने के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद महामात्र की नियुक्तियां प्रारंभ की थी। और यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, उसने अपने पुत्र को और जो उसके उत्तराधिकारी थे उन सबको भी धम्म के बारे में बतलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण कौन कौन से हैं? ओके, या महाजनपदों की विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है आपका। इस प्रश्न के हम बिंदुओं पर जाएं उसके पहले आपको महाजनपद का अर्थ पता होना चाहिए। आप अपनी बुक में देखेंगे तो जनपद का अर्थ आपको मिल जाएगा। जनपद एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन अर्थात लोग, कुल या वंश के लोग अपने पांव रखते हैं, अर्थात वहां आकर बस जाते हैं, है ना। इसे हम जनपद कहते हैं। जन और
पद, जन मतलब लोग और पद मतलब वहां आके रहना या बसना, ये होता है जनपद, इसे हम जनपद कहते हैं। इसी प्रकार महाजनपद क्या हो गया, जो बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आकर बसने लगते हैं और जनपद का बड़ा रूप हो जाता है महाजनपद। तो ऐसी ही महाजनपद प्राचीन काल में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन लिखा गया है, जो हम अभी चर्चा करेंगे। अब इन महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षण या विशेषताएं कौन कौन सी थी, अब उस पर आ जाते हैं हम। बिंदु दे रखा है आपको, अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। बिल्कुल, अधिकांश जो महाजनपद थी उनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली का प्रचलन था। राजतंत्रात्मक अभी मैंने बताया आपको, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था चलती रहती है और वही राजा होता है उसी परिवार का, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। लेकिन कुछ जनपद ऐसी भी थी जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी, हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है आपका, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा निर्कुंश होते हुए भी मनमानी नहीं करता था, है ना, निकुंश लिखा है यहाँ पर, निर्कुंश है ये, है ना, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको निर्कुंश पढ़िएगा। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा निर्कुंश होते हुए भी मनमानी नहीं करता था, अपनी मनमर्जी नहीं करता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद होती थी, है ना, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद, चारों तरफ से किलेबंद, सुरक्षा की दृष्टि से उसको किलेबंद कर दिया जाता था। राजा अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए तथा राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सेनाओं का भी संगठन करते थे, उनके पास एक मजबूत सेना भी होती थी। यह महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण आपको बतलाए गए हैं। उक्त सभी बिंदु सही हैं जो अभी मैंने आपको जनपद का बताया था। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहां जन अर्थात लोग आकर बस जाते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। इसी का बड़ा रूप महाजनपद कहलाया। प्राचीन काल में ऐसे 16 महाजनपद थे, जो मैंने अभी ओरल बताया था, यह आपको यहाँ पर रिटर्न लिखा हुआ है। इस काल में मगध, अवंती, कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे और वज्जी, कुरु, मल्ल, शूरसेन आदि गणराज्य थे। गणराज्य मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था वहां पर थी। 16 महाजनपदों के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। मगध इन 16 महाजनपदों में सर्व प्रमुख था। ये एक और वस्तुनिष्ठ आपका बनेगा, 16 महाजनपदों में सर्व प्रमुख कौन सा था, तो मगध। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह या राजगृह थी, जो राजाओं का घर के नाम से जानी जाती थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी परिवर्तित कर दी गई और उसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में ये आंसर आपको काम आएंगे, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं का क्या महत्व है। इतिहास के पुनर्निर्माण में मतलब इतिहास को समझने में हमें सिक्के या मुद्राएं क्या मदद करती है या उनका क्या महत्व है। तो मुद्रा तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं, मुद्राओं के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बिंदु है आपका, मुद्राओं पर अंकित तिथि से मुद्राओं को जारी करने वाले शासक की तिथि के विषय में हमें जानकारी मिल जाती है। मतलब मुद्राओं पर जो अंकित तिथि है उससे मुद्राओं को जारी करने वाले शासक के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और वह शासक कब राजा रहा उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा बिंदु आपको बता रखा है, मुद्राओं के प्राप्ति स्थलों के आधार पर विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में सहायता प्राप्त होती है। जहां पर बहुत ज्यादा मुद्राएं किसी एक ही शासक के प्राप्त होती है तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उस साम्राज्य का अंग रहा होगा। मुद्राओं से तत्कालीन राज्यों की आर्थिक स्थिति की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब आर्थिक स्थिति की जानकारी कैसे मिलती है, जो राज्य वैभवशाली होते थे वह स्वर्ण धातु के सिक्के चलाते थे और जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती थी तो वे मिश्र धातु के सिक्के ढलवाते थे, जैसे कि रजत या तांबा या और किसी धातु को मिक्स करके वह सिक्के ढलवाते थे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है आपका, मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में भी जानकारी मिलती है, उस समय के धर्म के बारे में भी जानकारी मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीडबैक में आपके सभी बिंदु सही हैं। फीडबैक में आपको बता रखा है, विशेष में लिखा हुआ है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्व भी इसी प्रश्न से मिलता जुलता रहेगा। आप आगे अभ्यास कार्य में इस प्रश्न को हल करेंगे तो यह लगभग जैसे सिक्कों का महत्व है वैसे के वैसे अभिलेखों का भी महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिलेख शास्त्रियों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती है। अब अभिलेखों से जो ऐतिहासिक साक्ष्य निकालना रहते हैं
तो अभिलेख शास्त्रियों मतलब जो उन अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनके सामने किस प्रकार की समस्याएं आती है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका NCERT में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके जो बिंदु बता रखे हैं, अभिलेखों में अंकित वक्तव्य का बार बार परीक्षण करके यह निश्चित करना पड़ता है कि यह सत्य है या सत्य से परे। कभी कभी क्या होता है कि जो अभिलेख राजा लिखवाते थे तो उनमें राजाओं की तारीफ में, शासकों की तारीफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी लिख दी जाती है। तो जो अभिलेख शास्त्री होते हैं वह इसका निष्कर्ष निकालते हैं, उन वक्तव्यों को बार बार परीक्षण करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि यह सत्य है या सत्य से परे। दूसरा बिंदु है आपका, अभिलेख शास्त्रियों और इतिहासकारों को अभिलेखों के संबंध में विभिन्न विषयों को सुलझाने का प्रयत्न करना पड़ता है ना। कई प्रकार के विषयों के बारे में भी वहां पर वर्णन रहता है अभिलेखों में, तो उनको सुलझाने में भी उन्हें कई सारा प्रयत्न करना पड़ता है। अभिलेख शास्त्रियों और इतिहासकारों को अभिलेखों के मौलिक अर्थ को समझने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है। उसका वास्तविक अर्थ क्या है, लिखा हुआ क्या है और वह क्या अर्थ निकल रहा है, उसके बारे में भी उन्हें गहन अध्ययन करना पड़ता है। अभिलेख शास्त्री और इतिहासकारों को प्राय अभिलेखों के शाब्दिक अर्थ को समझने में भी काफी जटिलता का सामना करना पड़ता है। जो शब्द लिखे रहते हैं उन शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी है ना। तो ये कुछ समस्याएं सामने आती है अभिलेख शास्त्रियों के सामने। सभी बिंदु आपके सही हैं, आप देख पा रहे हैं। अब आ गए हम सही जोड़ी पर। एक भाग में आपको दे रखा है अंतिम मौर्य शासक, सोने के सिक्के, ब्राह्मी लिपि, जातक कथाएं, मौर्यकाल के प्रांत और संगम साहित्य। ऊपर दे रखा है आपको तमिल काव्य संग्रह, वृहदत्त, कुषाण वंश, जेम्स प्रिंसेप, महात्मा बुद्ध और चक्र। ओके, तो पहला आपका है अंतिम मौर्य शासक। तो अंतिम मौर्य शासक अभी हमने चर्चा की थी वृहदत्त, यह अंतिम मौर्य शासक थे जो 185 ईस्वी में मौर्य वंश का अंत हो गया था और मगध के राज सिंहासन पर एक नए राजवंश की नींव डली थी। पुष्यमित्र शुंग राजा बना था जो शुंग वंश की नींव डली थी और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। सोने के सिक्के, नेक्स्ट है आपका सोने के सिक्के जो कुषाण वंश से संबंधित है। आप सब जानते हैं सोने के सिक्के 1 शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईस्वी तक जो चलाए गए थे वो कुषाण वंश के शासकों द्वारा चलवाए गए थे। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि संबंधित है आपका जेम्स प्रिंसेप से। यहां पर आपको बता दूं जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सन 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तभी सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य वंश के शासकों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिली। नेक्स्ट है आपका जातक कथाएं। जातक कथाएं संबंधित है महात्मा बुद्ध से। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म और उनकी शिक्षाओं के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल में प्रांत। तो मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता है। ओके, और लास्ट है आपका संगम साहित्य। तो यह तमिल काव्य संग्रह को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब हम आ गए हमारे प्रश्न क्रमांक 14 जो आपका अभ्यास कार्य का क्वेश्चन है। टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आप हल कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं अभ्यास क्वेश्चन पे। अब इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का क्या महत्व है। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जो सिक्कों वाला जो क्वेश्चन था लगभग उसी से मिलता जुलता है। तो इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्व निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। समकालीन मतलब उसी शासक के कार्यकाल में ही इस प्रकार के अभिलेख तैयार किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख पर लिखा होता है अभिलेखों की रचना भी उसी राजा के शासनकाल में की गई होती है अतः राजा के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी मिल जाती है। अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति की भी जानकारी हमें मिलती है। और लास्ट बिंदु है आपका अभिलेख राज्य की सीमा और राजा के व्यक्तित्व के विषय में भी सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन, राजत्व के देवी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब राजत्व के देवी सिद्धांत मतलब जो राजा होते थे वह अपने आप को देवता का प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे उस समय। इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राजाओं ने राजपद को दिव्य घोषित करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं की संतान घोषित कर दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाण वंश के शासकों ने प्रस्तुत किया था। लगभग प्रथम
शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक कुषाण शासकों ने जिनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक विस्तृत था, इन शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की, आगे अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाया, अर्थात ईश्वर की संतान के रूप में या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया था। तो ये राजत्व का देवी सिद्धांत थे। इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम टेस्ट को सबमिट करेंगे। व्यू स्कोर दिखाई दे रहा है, अब हम व्यू स्कोर पर जाएंगे। 30 आउट ऑफ 30 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने टेस्ट हल किया है उसके सभी क्वेश्चन आंसर सही हैं। आप जब ये टेस्ट दें तो इसके बाद टेस्ट देने के बाद जो फीडबैक में आपको आंसर दे रखे हैं, यह आंसर आप जरूर राइट डाउन करिएगा। इस टेस्ट में अभ्यास कार्य में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना स्वयं पार्टिसिपेट करें और अपना स्वमूल्यांकन करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।